नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। फॉर्मूला रिवाइज करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सर आप इस तरह का एक वीडियो डालोगे तो हम उसको देखेंगे तो हमारे दिमाग में अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फॉर्मूलाज की बात करेंगे। उसमें आता है, देखो सबसे पहले आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है एल नोड इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें याद रखना एल के साथ में ये वाली टर्म हमेशा क्या मल्टीप्लाई होगी ना, एल इक्वल टू एल नोड इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन पे टिकी हुई है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ गया। एम नोड से डिवाइड करना है बाकी जगह। ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में ही मल्टीप्लीकेशन है, बाकी सब जगह डिवीजन है। ठीक है, तो एम निकल जाएगा, इसी तरह से टी निकल जाएगा। ये क्या है, जो ग्राउंड पे हमारा ऑब्जर्वर है। एम नोड क्या है, जो मूविंग कोई हमारा सैटेलाइट है, कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर रखा हुआ है मास, उसका एम नोड है। ठीक है, रेस्ट मास है ये वाला, हमारा जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसके लिए है। ऐसे टाइम भी है। अब उसके बाद में आता है, मतलब मास जो होता है हमेशा क्या होता है, हम देखते हैं ग्राउंड से तो डिक्रीज हो जाता है। टाइम भी क्या होता है कि हमारा टाइम बढ़ा हुआ लगता है, उसका टाइम कम लगता है। लेंथ जो होती है, लेंथ क्या होती है कि थोड़ा हमें जितनी लेंथ होगी, जैसे ये एल नोड है तो यहाँ पे एल नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। मास जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, एम नोड जितना था उससे थोड़ा ज्यादा आएगा। टाइम यहाँ पे मान लो 5 मिनट था तो यहाँ पे 6 मिनट आएगा। यहाँ पे एल नोड यदि आपकी 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे एल नोड कितनी आएगी आपकी, कुछ कम आएगी, थोड़ी सी 10 की जगह 8 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, इस तरह से। एनर्जी का एक रिलेशन है, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी एम नोट सी स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी होती है। ठीक है, एम नोट सी स्क्वायर। पेपर में पिछली बार पूछा था रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास लिखना था आपका रेस्ट मास इंटू सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना था, वो आपका सीधा सीधा आंसर था। अब है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है। या फिर काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं यहां से एनर्जी माइनस एम नोट सी स्क्वायर। एनर्जी क्या होती है टोटल, एम सी स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होती है, एम सी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो वहीं से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। एक आपका मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। एम को हम कैसे ले सकते हैं रिलेटिविटी में, एम नोड इंटू अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। बहुत ही सुंदर प्यारा सवाल है, इसको वी से मल्टीप्लाई करके आपका ब्यूटीफुल सा आंसर आ जाएगा। अब आता है एनर्जी मोमेंटम का एक रिलेशनशिप है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोड सी की पावर 4। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर। साथ ही साथ में यदि हम रेस्ट मतलब कि मासलेस पार्टिकल की बात करें ना, मासलेस पार्टिकल के लिए ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मास ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो फोटोन के लिए ये वाला एप्लीकेबल है, क्योंकि फोटोन जो होता है वो मासलेस पार्टिकल है, रेस्ट मास उसका 0 होता है। ठीक है, तो फोटोन के लिए ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, पूछ सकते हैं फोटोन के लिए कौन सा जो मोमेंटम और एनर्जी का फॉर्मूला है एप्लीकेबल है। रिवाइज करते हैं, देखो मैटर वेव्स के बारे में। ठीक है, मैटर वेव्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये मान के चलिए कि बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें एक या फिर आपके 2 सवाल मतलब लिख लो 100% आएंगे आपके पेपर के अंदर। ठीक है, 100% आएंगे इन फॉर्मूला के ऊपर, याद रखना। इसमें देखो क्या आता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, या फिर एच अपॉन पी को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के आपकी क्या है काइनेटिक एनर्जी। कई बार इसको एनर्जी के रूप में भी लिख देते हैं। एच इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एच बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एम इंटू ई इंटू वी। यदि कोई मान लो आपने पोटेंशियल लगा दिया है तो ई उसका चार्ज इंटू पोटेंशियल, दैट विल बी योर एनर्जी। ठीक है, ये आपको पता है। अब आपको दिया हुआ है कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, ये आप इसको मतलब एच बाय जो पूरी चीजें हैं उसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखा हुआ है ताकि पेपर में आपका टाइम बच जाए। आपको बस v जो है उसका अंडर रूट करके डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमने प्रोटॉन का निकाला था लेक्चर के अंदर, आप देख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 0.286 अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम में आएगा, यहाँ भी एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, अब आपको मान लो ड्यूट्रॉन का पूछ ले, अल्फा पार्टिकल का पूछ ले, तो आपको इनका मास पता होना चाहिए। इसका मास प्रोटोन के बराबर मास होता है, चार्ज इसका होता है जो प्रोटोन के बराबर ही रहता है। अब जो है अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज जो होता है डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप पुट कर सकते हो। इनके बीच में देखो आपस में वो पूछ सकते हैं, या तो क्या पूछ सकते हैं वो इनके बीच में पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि इनका रेशियो क्या रहेगा इनके वेवलेंथ का। ठीक है, बहुत ही मतलब फेमस सवाल है ये। या फिर इनका सिंगल का पूछ सकते हैं। अब देखते हैं ग्रुप वेलोसिटी जो होती है डी डब्ल्यू बाई डी के, ये क्या होता है आपका एंगुलर वेव फ्रीक्वेंसी होती है, या आपका वेव नंबर होता है। वीपी फेज फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई की होती है। देखो जब 4-5 वेव्स मिलती हैं तो मिलने के बाद एक जो नई वेव बनती है उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी योर ग्रुप स्पीड। ठीक है, एंड द इंडिविजुअल वेव जो मतलब कि इंटरफेरेंस से पहले जो ट्रेवल कर रही थी, द स्पीड ऑफ इंडिविजुअल वेव दैट विल बी योर फेज वेलोसिटी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन द वीपी एंड वीजी फॉर द नॉर्मल केस। नॉर्मल केस जैसे कि आपको डिस्पर्सिव मीडियम दिया हुआ है,
उन सभी केसेस के लिए आपकी वीपी इज इक्वल टू रहेगी वीजी इज इक्वल टू वीपी माइनस लेमडा इंटू डी पी बाय डी डेल्टा डी लेमडा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पिछली बार एटीसी में इस पे सवाल आया था। ठीक है, अब आप देखते हैं अगला सवाल हमारा है द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वीपी इंटू वीजी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस बार आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है, आ सकता है सवाल। अगला है नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वीजी इज इक्वल टू 2 इंटू वीपी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आ सकता है सवाल। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही सिंपल से हैं, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, हो जाएगा आपका। ठीक है, सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सरे। एक्सरे देखो इसकी डिस्कवरी करी थी किसने, रोमचंद ने करी थी। ठीक है, ये अनअफेक्टेड होती है मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों से ही एक्सरेज अनअफेक्टेड होती हैं। पिछली बार इस पे सवाल आया था। ठीक है, ब्रैग्स लॉ जो है वो क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल जो आपका होता है उनकी मतलब की जो लेयर्स होती है उनके बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। डी निकाल सकते हैं इससे, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। यदि n आपको दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो n को n इक्वल टू 1 आपको अज्यूम करना है। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम लैम्डा मिनिमम जो निकालते हैं इस पे वो क्या होती है, इक्वल टू 1.243 इंटू 10⁻⁶ बाय v मीटर में आता है ये। ठीक है, ये मतलब वेवलेंथ मिनिमम निकालते हैं, जब फोटोन जो निकलते हैं उनकी एनर्जी जब मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। मोजले लो क्या है, मोजले लो बोलता है अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के इंटू जेड माइनस सिग्मा। के एन सिग्मा दोनों क्या है, कांस्टेंट है एंड दे डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, और आपका जो जेड है क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर जो होता है उसके साथ ही वो होती है, एटॉमिक नंबर आप बढ़ाओगे तो आपकी जो ये फ्रीक्वेंसी होगी ये बढ़ जाएगी। कौन बोलता है, ये मोजले बोलता है ये चीज। अब हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ नहीं है, फोटोन जो निकलते हैं उनकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, h इंटू न्यू होती है। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क फंक्शन मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नोट, मतलब कि टोटल एनर्जी माइनस में रेस्ट मास एनर्जी, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और आपका ये क्या होता है, आपका वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू न्यू नोट। ठीक है, एच इंटू न्यू नोट क्या होता है, वर्क फंक्शन, मतलब कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से आपका एच जब मल्टीप्लाई होगा तो वो वर्क मतलब मिनिमम कितना वर्क करना पड़ेगा कि एटलीस्ट मतलब एक फोटोन निकल जाए, तो वो होता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आपको याद हो गया, बाकी थ्योरी आपको पढ़ाई थी मैंने, फॉर्मूले आपको रिवाइज करा रहा हूँ। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, जब कोई फोटोन होता है इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, देन आफ्टर उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसकी एनर्जी कहाँ चली जाती है, इलेक्ट्रॉन के पास में। तो जो फोटोन की एनर्जी कम होगी मतलब वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तो वेवलेंथ में डिफरेंस जो आएगा पुरानी वाली से, दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो डी लैम्डा जो है हमारा जो डिफरेंस है बिटवीन द वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जब कोस थीटा -1 होगा 180 डिग्री पे, तो ये कितना हो जाएगा 2h बाय एम नॉट सी। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, 0 हो सकती है, जब ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 90 डिग्री पे। ठीक है, अब आता है जो नया लैम्डा कितना हो जाएगा हमारा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू पुराना लैम्डा प्लस जो ये निकल के आएगी शिफ्ट, वो दैट विल बी योर न्यू लैम्डा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो नया लैम्डा होगा वो क्या होगा, नया लैम्डा आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है फाइनली हमारी फोटोन की। जो इलेक्ट्रॉन जिसको टक्कर हुई है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है, कई बार पूछा जाता है, एम नोट माइनस एम नोट सी स्क्वायर। जैसे इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कुछ होगी, कुछ अभी उसके पास में वेलोसिटी आ गई होगी, उसकी वजह से हम निकाल देंगे उसका मास कितना आया होगा, दैट विल बी फॉर्मूला ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये तो अभी देखते हैं हम लेजर। लेजर के बारे में हमने काफी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो ज्यादा के लिए तो आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। बाकी जो उसके फॉर्मूले हैं एच सी बाय लैम्डा इंटू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट निकालने। कई बार आपको दी होगी, एक पल्स दी होगी और पल्स ड्यूरेशन दिया होगा, तो पल्स की पावर, एक पल्स की पावर इंटू पल्स ड्यूरेशन करेंगे तो टोटल पावर आ जाएगी पल्स की, दैट विल बी योर एनर्जी, दैट विल बी एच सी बाय लैम्डा इंटू एन। या तो लैम्डा पूछा होगा या फिर आपसे एन पूछा होगा। ठीक है, तो दोनों आप निकाल सकते हैं। दूसरे तरह के सवाल आ सकते हैं जिसमें मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड पूछा होगा। ठीक है, उस केस में एच सी बाय लैम्डा इंटू नंबर ऑफ फोटोन्स एन मान लेते हैं पर सेकंड इज इक्वल टू डायरेक्ट उसमें एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करना है, पावर के बराबर करना है। ठीक है, यहाँ पे जो निकलते हैं वो निकलते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स, यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, क्योंकि वो पावर और एनर्जी की यूनिट बराबर करने के लिए सब चीजें होती है। अब आता है रेलिक्स लॉ। रेलिक्स लॉ जो होता है हमारा, वो उसमें इंटेंसिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की पावर 4 की। ये रेलिक्स लॉ ने बताया था। रेलिक ने अपनी खुद की ही वेवलेंथ देखी थी जब उन्होंने स्पेक्ट्रम को देखा, लेकिन उन्होंने कोई एक्स्ट्रा वेवलेंथ बताया नहीं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो रमन थे उन्होंने देखा कि रेलिक वेवलेंथ के साथ में कुछ एडिशनल वेवलेंथ पाई जाती है। उन्होंने बताया कि एक होती है एंटी स्टोक्स लाइन जो राइट साइड में आती है,
एक होती है स्टोक्स लाइन जो लेफ्ट साइड में आती है, बीच में होती है हमारी रेलिक्स की लाइंस। ठीक है, तो ये वेव नंबर के साथ में एक इंटेंसिटी का कर्व है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो शिफ्टिंग है डेल्टा के, इधर भी डेल्टा के, दोनों बराबर होती हैं। और के क्या होता है वहां पे 1 बाय आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो आपको यदि वेवलेंथ दी होगी, फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी एक्चुअली, तो उससे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कन्वर्ट करना है यहाँ से। ठीक है, ये आपकी सॉरी 1 बाय लैम्डा हो जाती है। ठीक है, तो आपको वेवलेंथ का उल्टा करके आपका के निकल जाएगा, और के निकलने के बाद आप क्या निकाल दोगे वहां से, उसका रेलिक पता है तो रेलिक में जो डिफरेंस होगा उसको जोड़ने के बाद में आपको क्या निकल जाएगा, नई वाली एंटी स्टॉक की फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, वेवलेंथ निकल जाएगी सॉरी। अब रोटेशनल रमन शिफ्ट क्या होती है, के नंबर ऑफ रेलिक माइनस के नंबर ऑफ हमारा जो होता है रमन इज इक्वल टू 4b इंटू जे प्लस 3/2। तो इसमें 6b 10b 14b 18b इस तरह से आपके आएंगे। तो मिनिमम कितना हो जाएगा रोटेशनल शिफ्ट, 6b। डायरेक्ट पूछा जा सकता है 6b। b क्या है, एक रोटेशनल कांस्टेंट है, आपको ध्यान नहीं देना है। अब आता है अल्ट्रासोनिक की बात पर। देखो डीप में पढ़ना है तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको जो मोटी मोटी चीजें वो बता रहा हूँ ताकि टू द पॉइंट आपको समझ में एग्जाम के लिए थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर हो सके। अल्ट्रासोनिक जो है उसके लिए मैंने बताया था 0 से 20 तक रहती है इंफ्रासोनिक, 0 से 20 किलो हर्ट्ज तक 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक रहती है ऑडिबल रेंज, और ग्रेटर देन 20 के दैट विल बी योर अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक का काफी थ्योरी थी, आपको पता होगा उसके बारे में जो मैंने पढ़ाया था, लेकिन इस पे जो न्यूमेरिकल आता है वो इस फॉर्मूले पे आता है। या तो आपको क्या पूछेंगे, पूरी ये डिस्टेंस डी दी हुई है, मान लो यहाँ समुद्र का एंड पॉइंट है ये, तो अल्ट्रासोनिक यहाँ से आएगी और यहाँ से निकल जाएगी, तो टोटल टाइम होगा इसका कितना, टी मान लेते हैं किसी भी पल्स का। ठीक है, उसके बाद में डिस्टेंस आपको ये 2d कैलकुलेट करनी है, मतलब d की जगह 2d लिखना पड़ेगा इसको। डिस्टेंस आपकी रहेगी 2d। ठीक है, और आपकी वेलोसिटी दी होगी अल्ट्रासोनिक की v। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, टाइम दिया होगा आपको, डिस्टेंस जो दी होगी उसका डबल करना है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये हो जाएगा। या फिर देखो कैसे सवाल पूछ सकते हैं, आपसे पूछ लेंगे कि बीच में कोई क्रैक है किसी क्रिस्टल के बीच में। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक आएगी, जहां पे क्रैक होगा वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। ठीक है, या फिर किसी क्रिस्टल में कोई क्रैक नहीं है तो क्या करेगी, अल्ट्रासोनिक आएगी एंड इट विल कम टू द लास्ट कॉर्नर, लास्ट एज, एंड इट विल अगेन रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो उस केस में उसकी पूरी विड्थ निकाल देंगे डी मान के इसी फॉर्मूले से। यदि बीच में क्रैक होगा तो यहां से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, आएगी वापस चली जाएगी। टोटल टाइम टी दे रखा होगा, डिस्टेंस यहां से यहां तक की मान लेते हैं, ये भी डी है ना, यहां से यहां तक की, तो 2d हो जाएगी। तो सेम 2d बाय v इज टू टी। एक चीज आपको नहीं दी होगी, बाकी दो दी होंगी, आप उससे टाइम, वेलोसिटी या जो भी पूछे आप निकाल देना। बहुत ही सिंपल सवाल आएगा, एकदम फर्जी। ठीक है, तो ये आपका हो गया मॉडर्न फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके मैंने आपको बता दिया है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके देखो साथ ही साथ में आपको क्या करना है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, न्यूक्लियर मैंने बताया था आपको, ये आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, एनसीईआरटी से इसका रिवाइज करना है। न्यूक्लियर फिजिक्स को मैंने पढ़ाया भी नहीं है, इसको आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ के अंदर जो एटॉमिक फिजिक्स है, एटॉमिक, वो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। वहां से कहां से देखोगे, भी आप एनसीईआरटी से देखोगे ना, मैंने पहले से बोला हुआ है इन चीजों के लिए, लेकिन फिर भी यदि किसी को डाउट है इसके अंदर तो वो मतलब कि कोई और लेक्चर कहीं से मिलता है तो देख सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं देखना, सीधे सीधे फॉर्मूले रिवाइज करने इसके। ठीक है, और एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, वो भी मैं बता देता हूं आपको, हाइजेनबर्ग का, दैट विल बी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच डैश बाय 2 होता है। एच डैश कितना होता है आपका, h बाय 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, h बाय 2 पाई के बराबर। ठीक है, यहाँ पे यह अनसर्टेनिटी इन आपकी उसकी पोजीशन में, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द आपका मोमेंटम। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 2। या फिर एनर्जी का भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h डैश बाय 2। h डैश क्या होता है, h बाय 2 पाई। ठीक है, मतलब कि एनर्जी आपकी यदि फिक्स है तो मतलब आपका टाइम फिक्स नहीं हो सकता। उन्होंने अनसर्टेनिटी, मतलब एक चीज तो अनसर्टेन होगी। यदि आपको बोल दे कि किसी पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है तो उसका मोमेंटम के लिए आंसर आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि अनसर्टेन है वो। लेकिन इसमें कुछ दे दिया आपको, मान लो कि इसकी दे दी कि 20 पॉइंट कुछ इसकी अनसर्टेनिटी है, 20.5 अनसर्टेनिटी है, तो इसकी कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू 20.5 डालनी है, इसकी डेल्टा पी रखनी है, इज इक्वल टू कर देना है h बाय 2 पाई वहां से उठा के तो ये आ जाएगा h बाय 4 पाई। ठीक है, अब उसको सोल्व करेंगे, h की वैल्यू हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो यहाँ से डेल्टा पी निकल के आएगा। तो ये था आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो मैंने पढ़ा दिया है, इनको थोड़ा देख सकते हैं, इनसे भी एक आध सवाल आ सकता है, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। बाकी देखो जो पढ़ाया है बहुत ही मतलब कि सीधा पढ़ा है, इसको रिवाइज करिए और बहुत ही मतलब आपके काम आने वाला एग्जाम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके साथ मैं इसी तरह से बना रहूंगा। ठीक है।